इसलिए लक्ष्य यूपीएससी नहीं, जिंदगी में अरबपति बनने का भी हो तो एक डेडलाइन तो तय करनी पड़ेगी कि भाई मैं 40 साल में या 42 साल में बंगला लेना चाहता हूँ, कार लेना चाहता हूँ। दूसरा इसका जो सबसे बुरा नेचर है वो है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टिपिकल नहीं, ऑप्शनों को टिपिकल बनाना। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ आंसर बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, क्योंकि अब युद्ध का मैदान सज चुका है। इस समय तुम्हें अपने आप को जानने की जरूरत नहीं, कोई एग्जामिनर की औकात नहीं है टेस्ट देने वालों में जो एग्जैक्टली वैसा सवाल बना दे। इस पूरे 100 क्वेश्चनों में आपको जितनी वैरायटीज और जितने अलग अलग सेगमेंट के सवाल मिल जाएंगे उतने मेंस के एक पेपर में कभी नहीं आएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है जो प्रीलिम्स को लेकर हमेशा डरते हैं। चाहे आप 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में प्रीलिम्स को लेके कोई भी अगर दिक्कत होगी आपको, तो ये वीडियो आपके लिए राइट फिट होने वाली है। मेरे साथ मधुकर सर है, इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और ऐसे बहुत सारे टॉपर को इन्होंने देखा और बहुत सारे फेलियर को भी देखा। उन सारे अपने एक्सपीरियंस का इस वीडियो में सर प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको कंटेंट देने वाले हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत सर कैसे धन्यवाद। हैं? बस अभी तो इंतजार कर रहे हैं हम कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है सर, तो अभी आपका लगभग जनवरी खत्म होने वाला है सर, और मई में पेपर होने वाला है यूपीएससी का। सबसे पहले सर थोड़ा सा आप इसके नेचर के बारे में बात करिए प्रीलिम्स के ऊपर, कि इसका नेचर, टेम्परामेंट वहाँ पे जो होता है, उनके ट्रेंड वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा सा सर बात करिए प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं कहूँ सबसे तीनों फेज में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सबसे सिंपल अगर कोई फेज है तो वो प्रीलिम्स है। सिंपल। आप देखो क्यों जी। मुझे बताओ कौन सी ऐसी एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए हैं। इस प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए ना, केवल आइडेंटिफाई करना है। लेकिन एक और सच्चाई मैं बता दूं कि इन तीनों फेज में सबसे कठिन अगर कोई फेज है तो वो प्रीलिम्स है। आंसर पता होकर भी आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि वास्तविक रूप में हमें 4 ऑप्शनों में, जो कि चारों लगभग सही थे, उनमें से एक सही को चुनना है जो यूपीएससी मानने वाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैसे सुनने के लिए देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, 4 में से एक चुनना है, तो जनरल व्यक्ति क्या कहेगा, अरे पेपर तो इजी है। लेकिन सच्चाई यही है कि इससे ज्यादा कठिन फेज यूपीएससी की पूरी जर्नी में कोई और नहीं है। उसके 3 बड़े रीजन है। पहला है डाइवर्सिटी। इस पूरे 100 क्वेश्चनों में आपको जितनी वैरायटीज और जितने अलग अलग सेगमेंट के सवाल मिल जाएंगे उतने मेंस के एक पेपर में कभी नहीं आएंगे। जैसे पेपर 1 ले लीजिए मेंस का, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी में खत्म हो जाता है। पेपर 2 ले लीजिए तो इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस में कवर हो जाता है। लेकिन अकेला पेपर 1 आप देखने जाओगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि इस पेपर को चैलेंजिंग बना देती है। दूसरा इसका जो सबसे बुरा नेचर है वो है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन टिपिकल नहीं, ऑप्शनों को टिपिकल बनाना। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ आंसर बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि अगर आपको आंसर बता दूं ना मैं, तो आप दावे के साथ 4 रीजन दे दोगे कि आंसर सी आएगा। लेकिन बगैर आंसर बताए मुझे बता के दिखा दो कि सी आंसर क्यों आएगा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जी ठीक है सर, आपने जो डाइवर्सिटी का एक जिक्र किया कि ये डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा है, हाँ, इसी के डर से लोग मल्टीपल रिसोर्स यूज करते हैं। यार डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, ये फियर रहता है। इस फियर को सर आप कैसे दूर करना ठीक चाहेंगे? ठीक, मैं उसको भी देख लेता हूँ। लेकिन एक तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि प्रीलिम्स का सबसे चैलेंजिंग होने का कारण जो है, हाँ पिछले कुछ समय से इसका जो सेकंड पेपर है सीसेट, जी। बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं उनको क्रश कर दे रहा है ये। फिल्टर भी हो जाता है। तो इस कारण से एक बड़ा रीजन हो जाता है। लेकिन एक बड़ा पॉइंट जो आपने अभी बताया कि डाइवर्सिटी के कारण ऐसा लगता है कि जो चीजें दिख जाए उठा लो। उठा लो। तो रियलिटी ये है कि जो इस भ्रम में है कि डाइवर्सिटी का मतलब कि हमें सब तरीके से चीजों को देख लेना होगा, तो भी हम निपटने वाले हैं। हमें एक सिस्टमेटिक वे अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
हमें पता है कि प्रीलिम्स में 2012 का पेपर उठाओ या 2025 का, आपको 6 सब्जेक्ट ऐसे में बता रहा हूं जिसमें आपको गारंटेड सवाल मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दीजिए। ये 6 सब्जेक्ट कहीं नहीं गए। इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर के साथ काम करना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी और जितना हो सके इकोलॉजी, एनवायरमेंट। और 3 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आपको स्टैटिक वाले सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो यदि आप एक सिस्टमेटिक वे से चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ये एग्जाम आपको बहुत आसान लगेगा। प्रीलिम्स में आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताब मार्केट में जादू ही आ गई अब इसको ले लेते हैं, कुछ मटेरियल जादू ही आ गया उसको ले लेते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक वे में एक एक विषय को नोट्स के साथ रिवीजन करते हुए बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। और बेस्ट का मतलब सिंपल सी है, एक किताब को आपने एक बार तो ही पढ़ा हो, पहले टीचर से कंप्लीट करिए, फिर बुक पढ़िए और जितना हो सके उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज लगा दीजिए। तीनों चीजें कंप्लीट, आपका सब्जेक्ट बेस्ट। ठीक है सर, मई में पेपर होने वाला है 2026 का, 4 महीने सर रह गए। हाँ, इस 4 महीने को सर थोड़ा हम लोग स्लॉट में बांट लेते हैं, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज होगी, पीवाईक्यू होगा, सी सेट की अप्रोच होगी, आपके रिवीजन होंगे, बहुत सारे के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा मेंस भी लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको भी बीच बीच में मैं देखूंगा। सर थोड़ी एक बेस्ट अप्रोच अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कीजिए कि ये 4 महीने को आप कैसे एक बिगनर स्लॉट कर सकता है और 1-2 बार जो अटेम्प्ट दे चुका है वो कैसे स्लॉट करे। बढ़िया। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनके 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। जितना मुझे लगता है कि उन विद्यार्थी का इस समय कोई सब्जेक्ट बचा हुआ नहीं है। होना चाहिए। अगर बचा हुआ है तो मेरे हिसाब से उसने बंद कर देना चाहिए तैयारी, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट होने के बावजूद सब्जेक्ट कैसे बच सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ सब कुछ उसका हो चुका है। तो अब हमारे पास इन 120 दिनों के लिए एक सिंपल सी रणनीति है कि रिवीजन, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस में टेस्ट सीरीज हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर, ये 4 चीजें ही अगले 4 महीने में मैं कवर करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऑप्शनल नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार के आंसर राइटिंग नहीं करूंगा। रुक जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स को पूरा 100% देना होगा, नहीं तो मेरे 2 साल का जो रिजल्ट था वही रिजल्ट लौट कर आने वाला है। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला 60 डेज का प्लान बना लो। इन 60 डेज में आप अपने पहले रिवीजन को या दूसरे रिवीजन को, जो भी चल रहा है उसको कवर करिए, पर रिवीजन के साथ इस बार पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज को शुरू कर दीजिए। लाइक ज्योग्राफी का आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली पीवाईक्यू लगा लीजिए। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हो गया तो उसके सेगमेंट जो टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो लगा दीजिए। और उनमें कुछ नया मिल जाए तो वो जोड़ दीजिए। ये पहले रिवीजन के साथ होना चाहिए। 60 दिन आप इसको दे सकते हैं। सेकंड रिवीजन आप दीजिए 30 से 35 डेज का। इसमें मैं आपसे कहूंगा कि अब आपने जो भी टेस्ट दिए थे उससे कुछ कंटेंट जोड़ा होगा, तो नए रिवीजन का आपका नोट्स थोड़ा सा ज्यादा बल्कि होगा। इसमें अब आप करंट अफेयर के रिवीजन के साथ अपने केवल नोट्स को याद करिए, पर कोई पीवाईक्यू मत हाथ लगाइए। हल्के फुल्के टेस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन इस समय फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। जितना हो सके सेकंड रिवीजन में फुल लेंथ टेस्ट पर काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को याद करना चाहिए। सेकंड रिवीजन कोई किताब नहीं पढ़ सकते हम सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में आप बुक चाहे तो हल्की फुल्की देख सकते हैं, एनसीईआरटी, हाँ सेक्शनल टेस्ट सीरीज बुक देख सकते हैं, क्योंकि टाइम है। सेकंड रिवीजन में ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन जो थर्ड रिवीजन है लास्ट के 15 डेज का, उसकी रणनीति ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो शुरू कर लो पहले थर्ड रिवीजन में। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे उसे देखना ना पड़े। जैसे जैसे आपको वीक सब्जेक्ट लगते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एग्जाम के नजदीक आपको उसको कवर करना है। मेरा जो सबसे कठिन सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट है, 24 तारीख को एग्जाम है, तो मेरा 22 को उसका रिवीजन होना चाहिए। इस तरीके से थर्ड रिवीजन, और थर्ड रिवीजन में कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं। दुनिया जैसी क्वेश्चन दिखाए उसकी तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि अब युद्ध का मैदान सज चुका है। इस समय तुम्हें अपने आप को जानने की जरूरत नहीं। कोई एग्जामिनर की औकात नहीं है टेस्ट देने वालों में जो एग्जैक्टली वैसा सवाल बना दे। तो रियल अब एग्जाम में ही देखेंगे जो होगा। तो 60 डेज, 30 से 35 डेज और फिर बचे हुए 15 दिन 20 दिन में आप अपना तीसरा रिवीजन दे सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी 5 डेज बच जाते तो एक और नजरिए से तेजी से चीजों को कवर कर लीजिए। बस एक आखिरी चीज मैं बताऊंगा, संडे का दिन डिसाइड कर दीजिए। जैसे अभी इंडिया एयर बुक आएगी, इकोनॉमिक सर्वे आएगा,
कुछ मैराथन कक्षाएं आएगी क्विक तरीके से क्विक निकल तरीके से करने के लिए। संडे का दिन इन चीजों को दीजिए। इस समय क्लासेस आपकी डेली ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे से ऊपर ना लीजिए। अपने ऊपर सेल्फ जितना काम कर पाएंगे उतना रिजल्ट आएगा। ये जितने भ्रम है लोगों के मन में कि मैं क्लासेस ज्यादा देख लूंगा तो ज्यादा रिवीजन होगा, झूठ है ये। क्योंकि क्लासेस से रिवीजन नहीं होते हैं, क्लासेस से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो रिवीजन अपने नोट्स को याद करने से होता है। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ और, जो आपने सीसैट की बात बोली कि वहाँ पे लोग फ़िल्टर हो जा रहे हैं, अच्छे खासे मेधावी छात्र भी। आपने ये जो अपनी बुक भी, सर की एक्चुअली ये बुक न्यू एडिशन वाली आ गई है। इसके बारे में भी सर आपने बात नहीं की, आपने इस पूरे बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल प्लान में। ठीक है। सर मैं इसका यूज़ हाँ और इसकी कठिनाइयाँ। ठीक है। देखो ये वास्तविक रूप में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये बुक जादुई बुक नहीं है। मतलब ऐसा आप जो सोच रहे होंगे कि इस किताब को पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने मेरी कक्षाओं को किया है यूट्यूब पर, प्लस पर, जहां से भी आपको मिली होगी क्लास, तो आपको मान लीजिए कि नंबर सिस्टम में जानना है कि यूपीएससी ने आज तक कितने सवाल पूछे और कैसे सवाल पूछे, उनका ओरिजिनल आंसर यूपीएससी तो भी बता रही है, लेकिन वो आया कैसे हैं ये आपको ये किताब बता देगी, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन बढ़िया से देगी। और केवल 2011 से 2025 नहीं, इसके पहले भी यूपीएससी ने अगर चीजों को दिया है तो वो भी। दूसरा, ये किताब आपको बताएगी कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। जैसे आप अगर नंबर सिस्टम को देखेंगे, परसेंटेज को देखेंगे, तो मैंने एक डब्बे में नोट्स भी दे दिए कि देखो भाई ये ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। और उसमें मैंने भरा नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही डाला हुआ है। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस किताब की उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने आखिरी, खास करके मैं कहूंगा सेकंड रिवीजन में सी सेट को फटाफट देखना चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन में लगा दूं चैप्टर वाइज। वो फाइनली इस किताब के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पेपर वाइज तो हजारों किताबें हैं, लेकिन चैप्टर वाइज जिसमें हम कहते हैं परसेंट के मुझे वीडियो क्वेश्चन चाहिए, नंबर सिस्टम के चाहिए, एलसीएम एचसीएफ के चाहिए, या रीजनिंग में पजल के चाहिए, काउंटिंग ऑफ फिगर के चाहिए, जो पर्टिकुलर यूपीएससी ने उस चैप्टर से कितने सवाल पूछे, वो चैप्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये किताब बता देगी। ठीक है, देखो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही पिन कमेंट में दे दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ऐसे आप मेरे चैनल पे बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे। करीब 3 साल का मेरा खुद का भी अनुभव है कि किस तरह की कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट होती है। देखो अगर पहला अटेम्प्ट वगैरह है, ठीक है, पहला अटेम्प्ट है या 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, इसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रीवियस में जितने क्वेश्चन आए वो है, उसको सर ने टॉपिक वाइज एक जगह पे सेट किया हुआ। अगर आप पर्टिकुलर एक-एक टॉपिक का खोजने जाओगे तो हो सकता है बहुत जगह से खोजना पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सीसैट के लिए, है ना सर? बिल्कुल 100% पीवाईक्यू पीवाईक्यू से रिलेटेड और उससे इंस्पायर्ड सारे क्वेश्चन इसमें आपने दिया और हुआ है। इसमें नया अट्रैक्शन इस बार ये है कि जो यूपी पीसीएस के लिए बार बार आता था इंटरपर्सनल स्किल, जिसकी थ्योरी कहीं नहीं थी, वो पहली बार मैंने इसमें डलवा दी है, ताकि यूपी पीसीएस के विद्यार्थी अगर हैं तो उन्हें भी वो इंटरपर्सनल स्किल की थ्योरी मिल जाए, जहां से सवाल 7-8 आ जाते हैं। ठीक है सर, प्रीलिम्स में एस्पिरेंट की ऐसा एफर्ट जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरे साल, लेकिन एंड में उनका वो रिजल्ट ज़ीरो हमेशा माना जाता है या हो जाता है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये कुछ चीज़ें करते हैं और लास्ट में उनका जो रिजल्ट है, ये जो करते आ रहे हैं 1 साल से, वो ज़ीरो हो जाता है। कुछ आपको मैं ऐसा इसमें लगता है 2 सर? बातें बता देता हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो हो रहा है तो उसके 2 बड़े कारण होंगे। एक पहला कारण है रिवीजन। देखो रियलिटी में लोगों को ये भ्रम है कि मैंने बहुत पढ़ा है। बहुत पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता यूपीएससी में। बहुत बार रिवीजन करने वालों का सिलेक्शन हो जाता है। मैं समझा देता हूं इसे। मान लो एक मेरा विद्यार्थी है पॉलिटी, उसने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से भी पढ़ी, उसने मुझसे भी पढ़ी, उसने किसी और एजुकेटर से पढ़ी, उसने एक और किताब से पढ़ी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं ये विद्यार्थी कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे 10 विद्यार्थी लाकर खड़े करवा सकता हूं जिन्होंने केवल क्लास की होगी, या हो सकता है कि उसके साथ थोड़ी एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत देखी होगी, पर उसी को 10 बार रिवाइज कर लिया और उसका सिलेक्शन हो गया। और वास्तविक रूप में आज उससे पूछने जाओ तो पॉलिटी का उसे ज्यादा याद भी नहीं है। मेरा जो पहला विद्यार्थी जिसने 4 जगह से पढ़ा है, उसको इतना पॉलिटी पता है कि वो खड़े खड़े मेरी हालत खराब कर सकता है, पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। वास्तविक रूप में ये एग्जाम ज्यादा पढ़ने वालों की नहीं, ज्यादा रिवीजन करने वालों की है। अगर आप किसी भी विषय को बार बार रिवाइज कर रहे हैं,
अपने दिमाग में उसके कंसेप्ट, उससे जुड़ी हुई थ्योरी को याद कर रहे हैं जो आपने बना के रखी हुई है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत एनरिच करते जा रहे हैं, तो आप सबसे बेस्ट ट्रैक पर हैं। तो पहला कारण है जीरो होने का, आपने पढ़ा बहुत है, समेटा नहीं है। ये रेत है, यूपीएससी एक तरीके की रेत है, जिसको दबाओगे ना उतनी हाथ से निकलेगी। उसको दबाओ नहीं, उसको खोल कर कहो भाई इतना है, मैं इतना ही करूंगा। जैसे इस समय अगर किसी बच्चे को पढ़ना है सच में रियलिटी में कि क्या चीजें कंप्लीट हो, तो केवल क्या कर ले, अपने सारे कमरे की किताबों पर एक काला कपड़ा डाले और सेलेक्टिवली 20 चीजें निकाल दे, जिसकी उसकी औकात है कि 4 महीने में मैं इनको याद करके रट करके दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ वो रिजल्ट देकर आ जाएगा। एक दूसरा कारण जो मुझे लगता है, और वो एक ऐसा कारण है जो यूपीएससी नहीं, दुनिया में कुछ भी करने जाओगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे, और वो है डेडलाइन। हमारे लाल लाली डेडलाइन तय नहीं कर रहे हैं भाई कब क्या कंप्लीट करना है। जैसे 27 करना है तो क्या सोच के रखा है कि ऑप्शनल किस तारीख को खत्म होगा तुम्हारा, ठीक है, उसके आगे 5-10 दिन चल जाएंगे। जीएस कब खत्म होगा तुम्हारा, करंट अफेयर तुम कब से शुरू करने वाले हो और कब तक तुम कंप्लीट करोगे। जैसे 26 में अगर हमें बातचीत करनी है, रिवीजन मेरा पहला किस तारीख को खत्म होगा, 5-6 दिन आगे चल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेडलाइन तय करिए। जब हम अपने कामों की एक सीमा तय करते हैं तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य के अनुसार अपने आप को मॉडिफाइड करता है। जो विद्यार्थी जीरो महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा सच में आपने डेडलाइन तय की है कि आपने कार्यों की। और अगर आपने डेडलाइन तय की है, आप अपने आप को कभी जीरो महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए लक्ष्य यूपीएससी नहीं, जिंदगी में अरबपति बनने का भी हो तो एक डेडलाइन तो तय करनी पड़ेगी कि भाई मैं 40 साल में या 42 साल में बंगला लेना चाहता हूँ, कार लेना चाहता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। नहीं तो तुम कहोगे कि ठीक है सर, चल रही है जिंदगी, कर रहे हैं हम भी, वो भी कर रहा था। तो चलती हुई जिंदगी तो उम्र के 72 साल तक भी चलती रहेगी, उम्र के 90 साल तक भी चलती रहेगी, उसको कहीं ना कहीं तो एंड करना पड़ेगा। ये 2 बड़े रीजन। बिल्कुल सर, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका अगले वीडियो में वो कवर कर लूंगा। सर लास्ट मैसेज कुछ अगर देना चाहे तो। अंतिम रूप में पुनः मैं बताऊंगा कि चैनल पर आप अगर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको 1% भी लगता है कि मुझे थोड़ा लाभ हुआ, तो एक अच्छे मानव होने के नाते अच्छी चीजों का सपोर्ट करिए और शेयर लाइक कर दिया करिए। क्योंकि अगर अच्छी चीजों का समर्थन नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से हम बुरी चीजों के समर्थक बन जाते हैं।